हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ट्यूटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइट्स ऑफ नेशनलिज्म। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाएंगे पहले ये जान लेते हैं। पहले हम इसका वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन करेंगे। साथ ही साथ इसमें इस चैप्टर में से जितने चाहे एमसीक्यू बने वो आपको लास्ट में पीडीएफ प्रोवाइड करेगी जब हमारा लास्ट वीडियो आएगा इस चैप्टर के लिए। साथ ही साथ हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसमें जितने चाहे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है हम उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले हम इसमें जानेंगे कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। इंट्रोडक्शन है इसका। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जाएंगे आप पेंटिंग बाय फ्रेडरिक सोर्यू। स्टार्टिंग में ही आप एक और बात ध्यान रखिए, आप अपनी किताब जरूर खोल के रखिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आप पेंटिंग बाय फ्रेडरिक सोर्यू। इसमें उसने पेंटिंग बताई है, उसमें उसने डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, सोशल रिपब्लिक अपना ड्रीम बताया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड में हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे 9th में पढ़ा होगा, उसी को ये थोड़ा सा कंटिन्यू किया गया है। नेपोलियन के बारे में बताया गया है। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब नेशनलिज्म की भागदौड़ बढ़ी तो वो यूरोप तक भी गई। तो हम फिर ये देखेंगे कि यूरोप कैसे यूनिफाई हुआ, इटली कैसे हुआ, जर्मनी कैसे हुआ। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830। फिर हम इसमें यही इटली, ब्रिटेन सबका रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली, कैसे जर्मन इटली एक अपने नेशन स्टेट बने। फिर हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग अ नेशन। हम इसमें पढ़ेंगे कि हम कैसा नेशन विजुअलाइज करते हैं। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे नेशनलिज्म, जिसमें हम एलिगरी की बात करेंगे, और इंपीरियलिज्म में हम बल्कन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि देखा फ्रेडरिक सोर्यू की हमने पेंटिंग देखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जब इसको शुरू करने जा रहे हैं, इन 1848 Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republics as he called them. 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने एक 4 सीरीज बनाई जिसमें उसने एक ड्रीम को विजुअलाइज किया कि कैसे हमारा वर्ल्ड या फिर यूरोप दिखना चाहिए। उसने उस ड्रीम को क्या नाम दिया, या फिर 4 सीरीज को, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जिसमें सब रिपब्लिक हो, और डेमोक्रेसी एज ही कॉल्ड देम, जैसे उसने उसको बोला। तो हम पहला प्रिंट देखते हैं, मतलब ये एक ही प्रिंट है, इसमें 4 भाग किए गए। द फर्स्ट प्रिंट, फिगर नंबर 1 of the series show the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes. Social classes का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास होते हैं, जो हमारा पीजेंट्री वगैरह होता है वही इसका सोशल क्लासेस मतलब है। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन ऑफरिंग होमेज, होमेज का मतलब है रिस्पेक्ट टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। पहले हम प्रिंट में देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका के पीपल, जो मैन और वुमेन दोनों है, किसी भी एज के हो या फिर किसी भी क्लास के हो, वो एक लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं और एक वो अपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट प्रकट कर रहे हैं जब वो उसके साइड से निकल रहे हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अपने अमेरिका के पीपल है, ये यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं और ये इनका फ्लैग है। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. जब आर्टिस्ट थे जो फ्रांस के, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को कैसे दिखाते थे, वो एक फीमेल फिगर में फ्रेंच रेवोल्यूशन को दिखाते थे कि वो लिबर्टी को कैसे मानते। वो फीमेल फिगर में एक लिबर्टी को दिखाते थे। पर्सनिफाइड का मतलब होता है जब कोई आर्टिस्ट जीवित रूप में किसी चीज को दिखा देता है।
Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of the man in another. यहाँ पर हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी में देखेंगे कि ये हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसने एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट ले रखी है। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट मतलब एनलाइटमेंट का वैसा मतलब तो आत्मज्ञान या फिर सेल्फ नॉलेज, पर यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोगों को दिखाता है कि आपको लिबर्टी के पाथ में जाना चाहिए तथा उनका मार्गदर्शन करता है। और चार्टर ऑफ मैन जो इसके यहाँ पर हाथ में है, आपने अपनी बुक में जो देखी है, चार्टर ऑफ द मैन है मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसमें सभी लोगों के राइट्स लिखे हुए। On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of obsolete institution. On the earth, मतलब जो यहाँ पर ये इसने इमेज दिखाई गई है, foreground में मतलब फ्रंट में, in the front foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolute institution. यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो ये महाराजा वुराजा के मुकुट वुकुट रखे हुए, एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर लिखा गया है लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स और द पावर एक्सरसाइज, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें रूल होता हो, जिसमें कोई पावर करने का संयम ना हो, मतलब जो आदमी जो वहाँ पर रूल करता हो वो चाहे जितनी पावर कर ले, एक्सरसाइज। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम। In history, that term refers to a form of monarchical government that was centralized and militarized and repressive. एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब है एक ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें मोनार्चिकल गवर्नमेंट होती है, जो किंग जिसके पास सुप्रीम पावर होती है, और जो सेंट्रलाइज होता है सारी पावर उसके पास होती है, उस मिलिट्री उसके कंट्रोल में होती है, और वो रिप्रेसिव होता है मतलब लोगों पर मतलब अत्याचार ही समझ लीजिए, अत्याचार करता है। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि राजा महाराजाओं के जो ये मतलब सिंबल है कि अब हमने एब्सोल्यूट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको हमने फेंक दिया। In the Sourious utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costume. सोरियो के जो उटोपियन विजन, उटोपियन क्या होता है? A vision of society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. एक सोसाइटी का विजन मतलब वो कैसी सोसाइटी देखना चाहता है, वो उटोपियन विजन है। ऐसी सोसाइटी जो इतनी अच्छी होती है जैसे मतलब वो कभी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती, इतनी अच्छी सोसाइटी कभी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती, वो ऐसी सोसाइटी को देखता था। उटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग डिस्टिंक्ट नेशन में हो रखे एकजुट, और इनके अलग अलग फ्लैग है और ये इनकी अपनी अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम है, मतलब अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम है। Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. Leading the procession मतलब जुलूस को जो लीड कर रहा है उसके लोग हैं अपने यूएसए और स्विट्जरलैंड के, जो पहले से नेशन स्टेट है। अब हम देखते हैं नेशन स्टेट क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में नेशन स्टेट के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। अपनी नेशन स्टेट है, व्हाट इज अ नेशन स्टेट, ये बहुत मतलब आपको वैसे ही जानने की जरूरत है क्योंकि ये वर्ड इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज किया है। अ सॉवरिन स्टेट ऑफ विच मोस्ट ऑफ द सिटीजन और सब्जेक्ट आर यूनाइटेड आल्सो बाय फैक्टर विच डिफाइन अ नेशन सच ए लैंग्वेज ऑफ कॉमन डिसेंट। अ सोवरिंग स्टेट जो एक सेल्फ डिपेंडेंट होती है, सेल्फ गवर्नमेंट होती है और इंडिपेंडेंट स्टेट होती है, जिसके मोस्ट ऑफ द सिटीजन और मतलब सब्जेक्ट और वो सब यूनाइटेड होते हैं, वो भी कैसे फैक्टर्स के, जैसे कि लैंग्वेज और कॉमन डिसेंट होता है हिस्ट्री से। मतलब ऐसी सोवरेन स्टेट जहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं वो लैंग्वेज या फिर अपनी सेम हिस्ट्री के द्वारा कनेक्टेड होते हैं और यूनाइटेड होते हैं, तो ये होते हैं नेशन स्टेट। अब एग्जांपल ले लीजिए जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये अपने नेशन स्टेट होते हैं। तो चलिए हम फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। Identify the revolutionary triangle by which the world France identified by the revolutionary tricolor has just reached the statue, जो हम ऊपर आप अपनी बुक में देखिएगा कि जो सेकंड नंबर पे है उसका जो जिसका मतलब जो थर्ड नंबर पे उसका ट्राई कलर है वो है फ्रांस का फ्लैग,
और वो थर्ड नंबर पे जो उनके फ्लैग के ट्राई कलर है उससे आइडेंटिफाइड है। शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ द जर्मनी, जो फ्रांस के जो पीछे है वो जर्मनी है, बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, और उनके पास ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग है। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन द सोरियो क्रिएटेड हिज इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एक्सेप्टेड एज अ यूनाइटेड नेशन। इसका मतलब है जब अपने जर्मन पीपल जो वहाँ पे जा रहे हैं, जब ये सोरियो ने इनकी इमेज बनाई, जब तक जर्मन पीपल एक यूनाइट नेशन स्टेट नहीं थे, तो पर जो उनका फ्लैग था वो ये दिखाता था लिबरल होप्स इन 1848। लिबरल होप मतलब जो आज़ादी की होप, मुक्ति की होप दिखाता था। जो ये फ्लैग इसके लिए होता था कि जो जर्मन पीपल है, जो जर्मन लोग हैं, उनको यूनिफाई करने के लिए। तो हम पढ़ते हैं इसी बारे में, द फ्लैग दे कैरी इज एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप इन 1848 टू यूनिफाई न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटी होते हैं रियासतें, एक मतलब जो स्टेट ऑफ प्रिंस होती है, इनटू अ नेशन स्टेट अंडर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। यही है कि मतलब जर्मन पीपल को यूनिफाई करना चाहते थे। जो रियायतें होती थी, जो जर्मन जहाँ बोली जाती थी, उनको यूनिफाई करने के लिए। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, उसके पीछे है अपने जर्मन के पीपल के पीछे है ऑस्ट्रिया। द किंगडम ऑफ टू सिली, उसके पीछे है किंगडम ऑफ टू सिली। लंबार्डी, पोलैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये सब उनके पीछे ही है। फ्रॉम द हेवंस अबव सेंट्स एंड एंजल गेज अपॉन द सीन, जो ऊपर आप अपनी पिक्चर में देखोगे, यहाँ पर अपने क्रिस्टेन से गेज का मतलब जो ताक रहे, मतलब उस सीन को देख रहे। They have been usually used by the artists to symbolize fraternity among the nation of the world. ये किस चीज के लिए यूज किए गए कि ये सिंपलाइज करे, फ्रेटर्निटी होती है ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा। ये इसके लिए इस अपने आर्टिस्ट जिसने बनाई है उसने अपनी पेंटिंग में ये क्रिस्ट और सेंट दिखाया गया है, क्योंकि क्रिस्ट और सेंट सबको अपना मानते हैं। दिस चैप्टर मतलब जो चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरियो इन फिगर 1। ये चैप्टर बहुत सारे इश्यूज दिखाएगा जो सोरियो ने विजुअलाइज किए फिगर पॉइंट 1 पे। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe. ड्यूरिंग द 19th century, 19th सेंचुरी के दौरान राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिस्ट एक इमेज होके आया जो बहुत बड़ा चेंज लेके आया पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड यूरोप के। मतलब जो वहाँ के पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो वहाँ पे राजा महाराजा थे, उनको बहुत चेंज लाया। मेंटल वर्ल्ड मतलब लोगों की मेंटल मतलब उनकी थिंकिंग में बहुत बड़ा चेंज लेके आया। The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynasties empires of the Europe. इस चेंज की वजह से, स्वीपिंग चेंज की वजह से जो मल्टीनेशनल अपने डायनेस्टिक थे उसमें एक मतलब लोगों के अंदर भावना बन गई कि अब हमें भी नेशन स्टेट लाना है, क्योंकि उसमें डेमोक्रेसी होती है। The concept and the practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. एक यूरोप में एक मॉडर्न स्टेट का भी एक प्रैक्टिस चल रही थी, जिसमें जो पूरी की पूरी पावर होगी वो सोवरिन की, मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री की, वो खाली एक राजा महाराजा के पास होगी। और मतलब ये धारणा चल रही थी उनके मन में, पर नेशन स्टेट के आने से ये अलग हो गई। यूरोप में ये धारणा चल रही थी। बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू बी डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। बट एक नेशन स्टेट में मेजोरिटी ऑफ द पीपल थे, उनका मानना था कि यानी कि रूलर का भी ये मानना था कि उसमें एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी होती है। सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी मतलब जब जिसका कॉमन डिसेंट हिस्ट्री होती है, या फिर जो लैंग्वेज जो अपने कल्चर से एक नेशन स्टेट में रहता है उसका तो कॉमन आइडेंटिटी होगी, मतलब उनमें एकजुटता होगी। और डिसेंट ऑफ हिस्ट्री का मतलब एक जैसा ही होता है, मतलब एक ही, मतलब ये दोनों एक सिनोनिम है। द कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल। जो कॉमननेस थी वो बहुत पुराने टाइम, मतलब उनको याद भी नहीं थी कब से एग्जिस्ट कर रही है। इट वॉज फॉर्ड थ्रू अ स्ट्रगल थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। This commonness did not exist from the time immemorial. It was forced through struggles through the actions of leaders and the common people. ये commonness थी जो collective identity
ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही थी और ये ऐसे नहीं मतलब कहीं से भी आ गई थी। ये क्रिएटेड फॉर का मतलब होता है क्रिएशन करना, कुछ भी क्रिएटेड समथिंग। इट वाज फोर्स टू स्ट्रगल थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर एंड द कॉमन पीपल। ये बनाई गई थी स्ट्रगल से पुराने लोगों के और लोगों के मतलब एक्शन और लीडर और कॉमन पीपल की एक्शन से ये कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के मन में आई थी। This chapter will look at a diverse process through which nation states and the national came into being in 19th century in Europe. ये चैप्टर बहुत सारे डाइवर्स प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस को देखेगा जिससे नेशन स्टेट बने और नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की भावना आई 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये टॉपिक आपने अपनी 9th क्लास में ही पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं अभी तो पढ़ा ही रहा हूँ। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का मैं एक पूरा ओवरव्यू देता हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब लुई 16 आया था, मतलब इसमें जो है जो आपको पढ़ने की अभी जरूरत है उसका ओवरव्यू देता हूँ कि क्या इस बारे में सब में बताया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब लुई 16 आया, जब वहाँ पर वो अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, उसमें सबको लोगों को अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी में मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक रेवोल्यूशन आया और नेशनलिस्ट की भावना आई और नेशन स्टेट बना और उसमें डेमोक्रेसी आई, स्टेट जनरल बने और लोगों के पास पावर आ गई। जैसे हमारे पास इंडिया में है लोगों के पास पावर वोट करने की। पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो आर्मी थी वो नेशनलिस्ट की भावना लेके वर्ल्ड में भी जा रही थी, अपने आसपास के पड़ोस में जा रही थी। पर जब आर्मी अपने पड़ोस में गई तो उस टाइम जो अपना नेपोलियन था उसने फ्रांस पे कब्जा कर लिया और वहाँ पे फिर से मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है डेमोक्रेसी को हटा के। पर जितने में वो आर्मी तो बाहर जा रखी थी जो नेशनल की भावना बना रही थी, पर उसने कुछ ऐसा किया कि जब वहाँ पे मोनार्की आ गई, जो पुरानी वाली गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तो रही नहीं, तो आर्मी ने जो दूसरे जगह पे वो जा रही थी उन्होंने वहाँ के लोगों की जमीन हड़पनी शुरू कर दी, मतलब वहाँ के जो नेशन है हमला करना शुरू कर दिया। उसके बाद नेपोलियन को ट्रीटी ऑफ वीना में हटा दिया। पर हम इसका पूरा ढंग से पढ़ते हैं कैसे क्या क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। France, as you will remember, was a full-fledged territorial state in 1989 under the rule of absolute monarch. जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिस्ट का है, जो वो सबसे पहले फ्रेंच में ही आया था पूरे यूरोप में, वो भी 1789 में। France, as you will remember, was a full-fledged territorial state in 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च। जो फ्रांस था वो सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग टेरिटोरियल स्टेट था 1789 में अंडर द मतलब वहाँ पे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पर वो सेल्फ गवर्नमेंट मतलब एक सोवरिन टाइप का ही एक टेरिटोरियल स्टेट था। The political and constitutional changes that came into the wake of the French Revolution led to a transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए वहाँ पे, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को इस तरह लेड किया जब फिर वहाँ पे सॉवरेनिटी से मोनार्की आई, मोनार्की से वहाँ पे बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन मतलब फ्रेंच के पास वहाँ पर पावर आ गई। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitution the nation and shape its destiny. The revolution ने ये बताया, प्रोक्लेम किया कि वहाँ के लोग ही है जो ऐसे है जो वहाँ के लोगों वहाँ के उस नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब एकजुट करेंगे और उसका भाग्य लिखेंगे। शेप इट डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। From the very beginning of the French Revolution, he introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. पहले से ही जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब वो अपने मोनार्की के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने बहुत से मेजर्स और प्रैक्टिसेस बताई जिसने वहाँ के सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लाया फ्रेंच पीपल के अंदर। द आइडिया ऑफ ले पेट्री, द आइडिया ऑफ ले पेट्री का मतलब है फादरलैंड और ले सिटीजन का मतलब है सिटीजन। उन्होंने ले, इसका जो ये सेंटेंस है इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, पर मैं आपको बताता हूँ। जो ये आइडिया ऑफ ले पेट्री है और ले सिटीजन है, इसका मतलब है कि हम यहाँ के फादर जो है फ्रेंच के लोगों के लिए कि ये हमारा होमलैंड है, ये हमारे फादर का लैंड है और हम इसके सिटीजन हैं। इसने ये सिग्निफाई किया कि हम सबको यूनाइटेड, सारी कम्युनिटी को यूनाइटेड में रहना चाहिए और सबको एक इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इस सेंटेंस का ये मतलब है।
A new French flag, the tricolor was chosen to replace the former रॉयल स्टैंडर्ड। एक फ्रेंच फ्लैग जो ट्राइकलर का था वो एक चुना गया रॉयल स्टैंडर्ड, पुराने रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को चेंज करने के लिए। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल क्या होता था, एक हमारी तीन फॉर्म ऑफ मतलब वहाँ पे स्टेट होती थी, एक क्लर्जी, एक पॉवर्टी और एक वो होती थी अपनी नोबिलिटी। तो पर वहाँ की जो पीजेंट्री वाली स्टेट होती थी वहाँ के लोग एक स्टेट जनरल इलेक्ट करते थे, और जो वहाँ की जो स्टेट जनरल होता था वो किंग के पास उनके आइडिया मतलब उनके विचार लेके जाता था कि तुम हमारे लिए भी कुछ अच्छा करो। पर उसके बाद वहाँ पे नेशनल असेंबली बना दी गई, मतलब जो स्टेट जनरल को इलेक्ट किया लोगों ने एकजुट होकर वहाँ पर नेशनल असेंबली बना दी। न्यू हिम्स मतलब रिलीजियस जो अपने भजन होता है, हिम्स का मतलब ऐसा भजन होता है। न्यू हिम्स वर कंपोज, नए भजन कंपोज किए गए। ओथ लोगों ने जो ऑफिसर होते थे उन्होंने ओथ ली, और मार्टिर्स कमेमोरेटिव जो मार्टिर जो शहीद रेवोल्यूशन में शहीद हो गए उनको याद किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, फ्रांस के नेम में। A centralized administrative system was put in place and it was formulated uniform laws for all citizens within its territory। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसमें मतलब जो आदमी के पास थोड़ी जो वहाँ पे रूल कर रहा होगा उसके पास पूरी पावर होगी, वो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसा आया। उसने बहुत सारे तैयार किए यूनिफॉर्म लॉज जो सारे सिटीजन के लिए एक जैसे लागू होते थे उनकी अपनी टेरिटरी के अंदर। इंटरनल कस्टम ड्यूटी क्या होते हैं, जो ट्रेड और एक्सपोर्ट में अपनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जो अपनी टैक्स लगते हैं वो होती है इंटरनल कस्टम ड्यूटी। इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज वर एबलिश्ड एंड अ फॉर्म यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वाज एडॉप्टेड। ये मतलब जो एक क्वेश्चन बनता है इससे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो वहाँ पे गवर्नमेंट आई थी उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लिए थे। वहाँ पे लिया था कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज तो हटा दी गई थी और सारी जो ड्यूज और टैक्स होती है फालतू के वो हटा दिए गए थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स और मेजर लाया गया था। मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग जैसे इंडिया में केजी में काउंट करते, यहाँ पे कोई पाउंड में काउंट नहीं करता, तो सब लोग केजी में ही काउंट करेंगे ऐसा। वहाँ तो पता नहीं कौन सा होता है। Regional dialects were discouraged and the French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation। रीजनल डायलेक्ट होती है मतलब जो रीजनल में लैंग्वेज बोली जाती है वो डिस्करेज की गई, उनको हटा दिया गया, और फ्रेंच वाज वहाँ की नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, और वो फ्रेंच बनाया गया और वो लैंग्वेज है वो पेरिस में लिखी गई, और एक सब ये पूरी नेशन की एक कॉमन लैंग्वेज बन गई। द रेवोल्यूशन फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप। रेवोल्यूशन ने बताया, फर्दर डिक्लेयर किया कि वो इनका मिशन है और वो इनका फ्रेंच लोगों का भाग्य है कि वो यूरोप के लोगों को मुक्ति दिला सकेंगे, आज़ादी दिला सकेंगे फ्रॉम डेस्पोटेट का आप ऊपर लिख लीजिए, इसका मतलब होता है डिक्टेटरशिप। इन अनदर वर्ड्स टू हेल्प द पीपल ऑफ द यूरोप टू बिकम नेशन। वहाँ के रेवोल्यूशन ने बोला कि ये हमारा भाग्य है फ्रेंच लोगों का कि वो यूरोप के लोगों को मदद करेंगे डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेटिक बनने में, तो ये इसका और वो उनका मिशन बन गया। When the news of the events in the France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs। जब ये न्यूज़ फ्रांस के सभी लोगों को मिली तो वहाँ के डिफरेंट सिटीज़ में और यूरोप के भी कुछ भागों में स्टूडेंट और अदर मेंबर ने और एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल ने वहाँ पे जैकोबिन क्लब्स बनाए जो आपने अपने क्लास 9 में ही पढ़ा होगा। The activity and the campaign prepared the way for the French army which moved into Holland, began Belgium, Switzerland, much of the Italy in the 1790। ये मैं आपको ओवरव्यू में बता दिया था कि अब आर्मी वहाँ के दूसरे देशों में भी जाने लगी नेशनलिज्म की भावना प्रकट करने के लिए और वहाँ पे नेशनल फैलाने के लिए, राष्ट्रवाद फैलाने के लिए, कि वो भी नेशन स्टेट बन सके जैसे फ्रांस बन चुके हैं। उन्होंने एक्टिविटी ऑफ कैंपेन किए फ्रेंच आर्मीज के लिए और वो हॉलैंड और बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बहुत सारे पार्ट में पहुंच गए। विद द आउटब्रेक्स ऑफ द रेवोल्यूशन वर्ड द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनल अब्रॉड। विद द मतलब रेवोल्यूशनरी के जो आउटब्रेक हुआ मतलब वहाँ पे रेवोल्यूशन आया, उससे फ्रेंच आर्मीज अपने आइडिया नेशनलिस्ट को लेकर दूसरे देशों में जाने लगी। ये हमारा मैप है कि यूरोप का मैप है कि उस टाइम ये मैप कैसा मतलब यूरोप कैसा दिखता था।
जब ट्रीटी ऑफ वीना साइन हुई थी जब नेपोलियन हार गया था। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल। अभी नेपोलियन के बारे में बताया शुरू कर दिया है कि अब नेपोलियन ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी, स्वेथ का मतलब होता है वाइड एरिया। विद इन द वाइड एरिया ऑफ टेरिटरी दैट कम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन के बारे में बताया गया कि उसकी जब उसके अंडर बहुत वाइड एरिया आ गया, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूस मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स, नेपोलियन ने बहुत से रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। उसने जब रेवोल्यूशन के टाइम जो वो लड़ना चाह रहा था उससे पहले ही फ्रांस में वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। थ्रू अ रिटर्न टू अ मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्टर्ब डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फेज ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशन प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। थ्रू द रिटर्न ऑफ द मोनार्की, जब वहाँ पे अपने पहले से जब वहाँ पे डेमोक्रेसी लगी हुई थी, पर वहाँ पे जब मोनार्की आई, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्टर्ब डेमोक्रेसी। ये तो सिंपल सी बात है कि उसने वो डेमोक्रेसी वहाँ से हटा दी। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मतलब होता है जब ऑर्डर की फील्ड में, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो सबको ऑर्डर देता है, उसकी फील्ड में उसने बहुत सारे रेवोल्यूशन प्रिंसिपल लाया जिसने उस पूरे सिस्टम को बहुत सहज बना दिया और इफिशिएंट बना दिया कि मतलब बहुत अच्छा वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, और वहाँ पर बिल्कुल करप्ट गवर्नमेंट हट गई। द सिविल कोड ऑफ 1804, ये सिविल कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, हर बार आता है, कुछ ना कुछ फॉर्म में आता है। क्या मतलब किस किस फॉर्म में आता है? व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804, व्हाट वाज द रिफॉर्म्स टेकन बाय द नेपोलियन, व्हाट वाज द नेपोलियन कोड। अब हमें ये नीचे वाले पार्ट को पूरे पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ेंगे जो मैंने ऊपर अपनी स्लाइड में बनाया है। ये आपके 3 क्वेश्चन है, कौन कौन से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इनका सबका आंसर सेम है। अब उसने क्या क्या रिफॉर्म लिए? एबॉलिशन ऑफ द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, उसने सारे एडवांटेजेस जो बर्थ पे मिलते थे, जैसे अपर कास्ट में जो मिलते थे एडवांटेजेस, वो सारे हटा दिए, एबॉलिश कर दिए। एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सब लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे अमीर है, गरीब है, काला है, बुंडा है, कोई भी है, उसके लिए सबके लिए इक्वालिटी, मतलब बिफोर लॉ, मतलब लॉ सबके लिए सेम है। एवरीवन हैज राइट टू प्रॉपर्टी, सबके पास प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, जिसकी जो प्रॉपर्टी कोई किसी पर कब्जा नहीं कर सकता। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, इसका मतलब है फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है कि जब जो वहाँ के पीजेंट्स होते थे वो एक लैंडलॉर्ड के लिए काम करते थे, बहुत काम करते थे और उनको लास्ट में जाके एक जमीन दी जाती थी, पर उस टाइम सबको राइट ऑफ प्रॉपर्टी हो गए थे और नेपोलियन ने सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी दे दी थी। इसका 5th पॉइंट है फ्री प्रिजन फ्रॉम द सेफ्डॉन। सेफ्डॉन का मतलब होता है स्लेवरी और मैनोरियल ड्यूज। मैनोरियल ड्यूज होता है, आपने जागीरदारी सिस्टम सुना होगा, उसी के ड्यूज उसने सबको, सभी पीजेंट्स को उससे फ्री कर दिया था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव, जो रिस्ट्रिक्शन होते थे अपने ट्रेड और मैन्युफैक्चर पे वो हटा दिए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, जो आगे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, रोड वोड का सिस्टम, वो सब ठीक कर दिए, मतलब वो बिल्कुल बढ़िया से कर दिए। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, ये तो हमने पीछे पढ़ा, वो तो पहले से ही हो रखा था, तभी बोला था कि उसने पहले से ही बहुत सारी, फ्रांस में पहले से ही ऐसे रूल बहुत सारे लगे हुए थे डेमोक्रेसी के अंदर। उसने वेट और मेजर्स था जो सबका केजी वाला, कि मतलब जैसा एग्जांपल दिया था कि इंडिया में सब केजी में करते हैं, तो वो मतलब फ्रांस में भी एक ऐसा लगा दिया कि सब एक वेट और मेजर में सब में केजी में करेंगे, नहीं तो कोई किसी में कर रहा है, कोई किसी में कर रहा है, नहीं तो इससे फिर कंफ्यूजन फैलता है। इस्टेब्लिश यूनिफॉर्म लॉ, यूनिफॉर्म लॉ मतलब सबके लिए समान लॉ, किसी को कोई भेदभाव नहीं। कॉमन नेशनल करेंसी वॉज इस्टेब्लिश, एक कॉमन नेशनल करेंसी एक इस्टेब्लिश कर दी गई थी, जिसमें मतलब एक जैसे इंडिया में रुपी है तो वहीं भी रुपी, पर ऐसा नहीं होता। फ्रांस में कई जगह बहुत सारी करेंसी थी, कम से कम 40-50 करेंसी थी, कोई किस में समान करता कोई किस में, पर वहाँ पे एक कॉमन नेशनल करेंसी वहाँ पे लगा दी गई। अब हम फिर से वहाँ पे नीचे चलते हैं जहाँ पे वो नेपोलियन के बारे में आगे बताया गया। Businessmen and the small producer of goods in particular began to realize that the uniform law, standardized wage and the common national currency would facilitate the movement and exchange for the goods and capital from one region to another.
जो वहाँ के बिजनेसमैन थे और स्मॉल प्रोड्यूसर ऑफ गुड थे, उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ। कैसे, अब हम उसको देखते हैं। उन्होंने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया गया कि जो यूनिफॉर्म लॉस है, सबके लिए बराबर लॉस और स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजर, जो केजी वाला एग्जांपल दिया था, और कॉमन नेशनल करेंसी, एक समान करेंसी सारी जगह, उन्होंने उस मूवमेंट को मतलब स्थापित कर समान खरीदी वरीदी में उसको बहुत सहज कर दिया। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और वहाँ के जो गुड्स और एक्सचेंज होते थे और कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी उसने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज होती है, जो अपने एक इलाके में जो इधर उधर से सामान ले जाने में जो टैक्स लगता है, उसने वो हटा दिया। इससे एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो सामान जाता था वो इजी हो गया। अब हम नीचे पढ़ते हैं। अभी ये थोड़ा नेपोलियन का डाउनफॉल वाला आ गया। However, in the areas conquered, the reaction of the local population, the French rule were mixed. However, in the area conquered, जो आर्मी ने जो एरिया कंकर गया, वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन थी फ्रेंच रूल में, वो मिक्स थी। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed at the harbinger of the liberty. जो कहीं कहीं जगह पे तो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ऐसी जगह, ब्रुसेल्स वगैरह की जगह पे जो वहाँ पे आर्मी थी, फ्रेंच आर्मी, उनको तो हार्बिंगर्स का मतलब था दूत ऑफ लिबर्टी, मतलब मुक्ति के जो दूत होते हैं, उनकी तरह उनको वेलकम किया गया, बहुत वेलकम किया गया। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, जो थोड़ा सा एंथुसियाज्म था उनके अंदर, वो बहुत जल्द शत्रुता में बदल गया। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता। As it had become clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom, अब उनको पता चल गया जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो नेपोलियन के अंडर आ चुका है, वो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देता, क्योंकि सुप्रीम पावर तो नेपोलियन के पास है, क्योंकि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। Increased taxation and the censorship forced conscription into the French army required to conquer the rest of the Europe, all seemed to outweigh the advantage of the administrative changes. जो वहाँ पर टैक्सेशन में इंक्रीज हुआ और सेंसरशिप होता है, जैसे कि जो मीडिया पे मतलब आजकल कुछ देशों में जो इस्लामिक देश होते हैं मेनली, वहाँ पर सेंसरशिप लगा देते हैं। जैसे चीन में लगा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट मीडिया है या फिर कोई भी मीडिया, वो वही दिखा सकती है जो वहाँ की गवर्नमेंट चाहेगी। इसके लिए वहाँ पे सेंसरशिप लगा दिया गया। फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। फोर्स कंस्क्रिप्शन मतलब तो भर्ती, जब हम सेना में भर्ती, वहाँ पे फोर्सली सेना में भर्ती किया गया फ्रेंच आर्मी में, क्योंकि उनको बाकी यूरोप को कंकर करना था, जीतना था। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। ये सब वहाँ की आर्मी को बहुत मतलब ओवर एडवांटेज लगा कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जब वहाँ पे चेंजेस हुए, उनकी वजह से वहाँ पर बहुत से उनकी आर्मीज को बहुत सा एडवांटेज मिला। अब ये नेपोलियन की बात की गई है, ये तो हम अपने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में, जो हमारा लास्ट वीडियो होगा उसमें डिस्कस, सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, MCQ 20 आते हैं, और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी MCQ के अंडर होते हैं, तो एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम अगला पार्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आप तक अगला पार्ट बहुत जल्द पहुंच जाएगा। इसके लिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने डाउट कमेंट में पूछिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।